Bismillahirrahmanirrahim. Today there is a lecture on anemia of the newborn. एनीमिया ऑफ द न्यू बॉर्न में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड का ओरिजिन पढ़ना है, एटिमोलॉजी कहते हैं जिसको। सेकेंडली हमने उसको डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ एनीमिया, एनीमिया क्या होता है। उसके बाद हमने उसकी वजूहात जाननी है, कॉजेज़ देखनी है बड़ी ब्रीफली, एटियोलॉजी। आफ्टर डिस्कसिंग काजेज़ उसके बाद हमने उसका टाइप्स देखना है। एनीमिया बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिस पे हमारा पूरे लेक्चर्स मौजूद हैं। प्लास्टिक एनीमिया पे भी हैं, परनीशियस एनीमिया पे भी हैं, सिकल सेल एनीमिया पे भी हैं, थैलेसीमिया मेजर पे भी हैं, थैलेसीमिया माइनर पे भी हैं। वहाँ जीन जो म्यूटेशन होती है, जो जीन ज़िम्मेदार होता है हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, उधर क्या म्यूटेशन होती है, मेजर थैलेसीमिया की क्या काजेज़ होती हैं, माइनर थैलेसीमिया की क्या काजेज़ होती हैं, उसके लिए हमने क्या स्क्रीनिंग करनी है, क्या हमने उसके इन्वेस्टिगेशन करना है। हाउ कैन वी इंटरप्रेट दिस इन्वेस्टिगेशंस लाइक TIBAC, लाइक पेरिफेरल स्पेशल स्मेयर, लाइक CBC, लाइक हीमोग्लोबिन, लाइक HCV स्टैंड फॉर व्हाट, MCV स्टैंड फॉर व्हाट, MCV क्या इंडिकेट करता है, जब इसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूरा हमने उधर समझाया हुआ है। कैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है, कैसे जीन्स खुलता है, DNA खुलता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है, कैसे RNA मैसेंजर बनता है, कैसे वहाँ पर राइबोसोम उसको इंटरप्रेट करते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन से एमाइनो एसिड चेन में, और कैसे फिर ERF के अंदर प्रोटीन बनता है। ये पूरा सिंथेसिस हमने उधर समझाया और डिटेल लेक्चर्स हमारे मौजूद हैं उस पर विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। लेकिन आज हम चूँकि आप 3rd ईयर DHMS डिप्लोमा है, डिप्लोमा लेवल का जो नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी का सिलेबस है उसके मुताबिक हमने जाना है, हमारी लिमिटेशन है। और आप चूँकि 3rd ईयर DHMS के स्टूडेंट हो, ये हम कर भी रहे हैं 3rd ईयर DHMS के लिए डिप्लोमा, जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसके सिलेबस के मुताबिक कर रहे हैं। सो हमारी इधर लिमिटेशन होगी 25 to 30 मिनट हमने लेने हैं और हमने ब्रीफ आपको समझाना है आपकी लेवल पे, आगे हमने नहीं पढ़ना, डिग्री लेवल की कोर्स हमने नहीं करने। एम आई क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड, ऑरिजिन ऑफ द वर्ड एनीमिया। एनीमिया ग्रीक 2 वर्ड्स कंपाउंड वर्ड है, एन और है आयमा। एन का मतलब विदाउट, है मा का मतलब ये भी ग्रीक वर्ड है ब्लड, यानी विदाउट ब्लड। अब जब इससे जो ग्रीक वर्ड बना, इन दोनों ग्रीक वर्ड से जो ग्रीक वर्ड बना कंपाउंड वर्ड, अब वो ग्रीक वर्ड क्या बना? एनीमिया। अब अर्ली 19th सेंचुरी में मॉडर्न लैटिन वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ जिसको आज भी एनीमिया के नाम से जाना जाता है, ANAEMIA। सो 2 तरीक़ों से ये स्पेल होता है, दोनों करेक्ट हैं। ANEMIA भी लिखा जाता है और ANAEMIA भी लिखा जाता है। तो ये आपका एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड, ऑरिजिन ऑफ द वर्ड है कि ये ऑरिजिन से ग्रीक वर्ड है। Am I clear? ग्रीक 2 कंपाउंड वर्ड्स आपस में मिलके, सॉरी ग्रीक 2 सिंगल वर्ड्स आपस में मिलके ना कंपाउंड वर्ड एनीमिया बनाते हैं, विच मीन्स विदाउट ब्लड। Am I clear? तो ये आपका एक पॉइंट हो जाता है एटिमोलॉजी का। यहाँ हमने 6 पॉइंट्स आपको समझानी है ब्रीफली, ठीक। अब डिफाइन करते हैं एनीमिया को कि एनीमिया होता क्या है, ठीक, इन द लाइट ऑफ द एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड। तो एनीमिया इन न्यू बॉर्न्स और न्यूनेट्स is a condition where the body's
जो बेबी का बॉडी होता है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं व्हेन द बेबीज बॉडी हैज़ अ लोअर रेड ब्लड सेल्स काउंट देन नॉर्मल, जिसमें जो बेबी होता है उसका जो बॉडी के अंदर जो आरबीसी का कंसंट्रेशन होता है वो नॉर्मल रेंज से कम होता है, राइट, उसको एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया की वजूहात क्या हो सकती हैं? वजूहात एनीमिया की वजूहात जो है, दिस कैन हैपन फ्रॉम सेवरल रीजंस, फ्रॉम मल्टीपल रीजंस। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं एनीमिया के, जिसमें जो मोस्ट कॉमन वजूहात है वही इधर डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एनीमिया की वजूहात, जो बड़ा वजह फ्रीक्वेंटली आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपका उससे वास्ता पड़ेगा, वो अक्सर औकात जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं, जिनको इंक्यूबेटर में डालते हैं, जो मुकर्रर मुद्दत से पहले पैदा होते हैं बच्चे, जो रखते हैं फिर कुछ दिन इंक्यूबेटर में, उनमें ये बहुत कॉमन है कि उनका लीवर वगैरह सारा सब चीज़ें जो होती हैं वो इमेच्योर होती है, पूरा बॉडी इमेच्योर होता है ना, राइट। तो बोन मेरो या जो बोन मेरो जो होता है, जो इसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, वो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हुए होते, तो वो आरबीसीज प्रॉपर बनाते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनमें ऑब्वियस बात है कि उनमें आरबीसी का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है। तो नंबर 1 जो काज, हमें 3-4 बड़ी काजेस जिससे हमारा वास्ता पड़ता है, एज वी डिस्कस्ड कि एनीमिया की जो होती है, दिस कैन हैपन फ्रॉम सेवरल रीजंस, लेकिन जो 4 बड़ी रीजंस जो है जिसका हमारा ज़्यादा वास्ता पड़ता है, एक जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं उनमें आरबीसीज का कंसंट्रेशन कम होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वो एनीमिया के शिकार होते हैं, वो एनीमिया लेके आते हैं। दूसरा जो काज हमें मिलता है, जो हम एवेलुएट करते हैं एनीमिक बेबी को, न्यू बॉर्न्स को, तो वहाँ हमें जो काज मिलता है वो अक्सर औकात ये होता है ना कि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है नॉर्मल से ज़्यादा। मतलब जो फिजियोलॉजिकली आरबीसीज मरते हैं और फिर रिसाइकलिंग होता है, ग्रेवयार्ड में जाते हैं, स्प्लीन में जाते हैं, मोर देन नॉर्मल ना उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। आप उसके पीछे क्या कहानी है वो काजेज़ में भी डिस्कस करते हैं। जब हम एटियोलॉजी में जाएंगे, काजेज़ में जाएंगे, वहाँ डिस्कस करते हैं कि उसके पीछे क्या क्या कहानियाँ हो सकती हैं, क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। लेकिन दूसरा जो हमारा पास है वो काजेज़ में, ठीक, वो है क्या, वो आपका डिस्ट्रक्शन आरबीसीज। चलो आपको पॉइंट समझाने के लिए, क्योंकि आपने डिटेल पढ़ना नहीं है, तो यहाँ मैं आपको पॉइंट समझा दूँ। बहुत सारी वजूहात आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं, जिसको हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। हीमो मतलब ब्लड, लाइटिक मतलब डिस मतलब डिस्ट्रक्शन। एब्सेंट एमिया ब्लड, विदाउट ब्लड, ठीक है जी। हेमोलाइटिक एनीमिया क्या आप समझ आ गई ना, कि हेमोलाइटिक एनीमिया यानी जिसमें आरबीसीज टूटता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स विच इज़ मलिग्नेंट मलेरिया, 4 स्पीशीज़ हैं, 2 पाकिस्तान में हैं, 2 पाकिस्तान में नहीं है। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरियम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पाकिस्तान में है, ओवल और मलेरिया पाकिस्तान में नहीं है। फाल्सिफेरियम जो है ये मलिग्नेंट मलेरिया है, और जो दूसरा है वाइवेक्स ये बिनाइन मलेरिया है। अब ये मलेरिया अक्सर औकात बच्चा जो होता है, अक्सर जब बच्चे के होता है या तो वहाँ होता ये कि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन करता है। इस तरह बहुत सारी और भी बीमारियाँ होती हैं जिसमें आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है, राइट। बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिसमें आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है। अब इसके बाद जो वजह एनीमिया का न्यू बॉर्न्स में मिलता है वो ये है कि अक्सर औकात ना डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस बहुत होता है, या जब उसका अम्बिलिकल कार्ड काटा जाता है तो ब्लड लॉस होता है। उसकी वजह ये भी वजह हुआ करती है ब्लड लॉस का, जो ब्लड लॉस होता है टू मच, तो ये भी वजह हुआ करती है। एक वजह अक्सर जहाँ परनीशियस एनीमिया और ये थैलेसीमिया में देखते हैं
मेजर और माइनर में। मेजर में क्या होता है कि पैटर्नल या मैटरनल में कोई एक जीन्स, एक क्रोमोसोम में जो जीन्स होता है हीमोग्लोबिन बनाने वाला, वो म्यूटेटेड होता है। मेजर में क्या होता है कि दोनों का ना, जो दोनों तरफ कज़न मैरिज में ये होता है, जो हम उसको डिस्करेज करते हैं, मरीज को काउंसल करते हैं कि भी आप कज़न मैरिज को अवॉइड कर दो। जब दोनों से माँ बाप दोनों से कज़न मैरिज होता है और दोनों से जीन्स उनको कमज़ोर मिलते हैं, हीमोग्लोबिन बना लेते, तो उसको मेजर थैलेसीमिया का शिकार होता है वो बच्चा। तो माइनर थैलेसीमिया तो सर्वाइव कर सकता है, मेजर थैलेसीमिया वाला उसका सर्वाइव, मेजर जो थैलेसीमिया वाला होता है उसका सर्वाइव इंतहाई मुश्किल होता है। तो उसका जो चौथा काज हमारे पास बड़ा आता है, जिसमें बहुत सारी नीमियाज हैं, बहुत सारी नीमियाज हैं। जो बड़ी नीमिया हमने आपसे डिस्कस की, थैलेसीमिया मेजर और माइनर, तो वहाँ बॉडी डजंट क्रिएट इनफ आरबीसीज। ये वजह भी हमें अक्सर मिलती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एनीमिया इज नॉट गेटिंग इनफ आयरन। मोस्ट कॉमन जो काज हमें मिलता है वो अक्सर औकात ये होता है कि आयरन ना वो नहीं लेता। उसके अंदर टोटल आयरन बाइंडिंग जो प्रोटीन्स होते हैं ना, हम फिर फेरेटिन करते हैं, फेरेटिन भी एक प्रोटीन होता है, फेरेटिन जिसमें स्टोर होता है आयरन, राइट। तो फिर हम वहाँ देखते हैं, तो अक्सर औकात जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ एनीमिया is not getting enough iron. A child who is anemic doesn't have enough red blood cells or enough hemoglobin. Hemoglobin is a protein. ये एक प्रोटीन है hemoglobin, हीम। देखिए ये कंपाउंड वर्ड है, हीम, आयरन, ग्लोबिन, कैरियर प्रोटीन, राइट। अब हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक प्रोटीन है जो क्या करता है, जो आरबीसी सेल को कैरी करता है। हाँ, उस वजह से वो ऑक्सीजन को हर सेल तक 75 ईच इन एवरी सेल उसको पहुंचाता है। एम आई क्लियर? आयरन इज नीडेड टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। अगर आयरन की कमी होगी, फॉलिक एसिड की कमी होगी, विटामिन B12 की कमी होगी, जिसको कहते हैं ग्रीन सिकनेस, क्लोरोसिस। क्या कहते हैं? ग्रीन सिक्स। जो आपकी रिपोर्टरीज में बिल्कुल यही नाम लिखे ना, जनरलिटी में कैटेगरी जनरलिटी आप उठाएं, वहां आपकी रिपोर्टरी में क्लोरोसिस लिखे ना, सामने दवाइयां लिखी हैं। आपके पास आयरन भी मौजूद है आपकी मटेरिया मेडिका में। अगर टाइम लिमिटेशन ना होती तो हम आगे इस पे बोलते हैं, लेकिन किसी और सेशन में इस पे बोलेंगे। आपका ये सिलेबस करते हैं कंप्लीट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम डॉक्टर्स के लिए लेक्चर्स करेंगे एडवांस, तो वहाँ आपको इंशाल्लाह पूरे डिटेल हम पूरे सारे एनीमिया समझाते हैं। वहाँ के परनीशियस एनीमिया क्या होता है, सीकर सेल क्या होता है, जीन म्यूटेशन से लेके ना पूरा एंड तक सारे टाइप्स हमने उधर आपको सीकर सेल तक आपको पढ़ानी है। हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, मेगोब्लास्टिक, परनीशियस, एप्लास्टिक, थैलेसीमिया, मेजर, माइनर, बहुत सारी एनीमियाज हैं। इसमें पूरा हमारा सीरीज मौजूद है। एक बात वही, लेकिन यहाँ आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हमने आपको क्लिनिकल तैयार करना है। यहाँ हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, राइट। अब एक और तरीके से भी हम इसको ब्रीफली यहाँ इसका अहाता कर सकते हैं। एज आई डिस्कस कि मैं इस एनीमियास का इस लेक्चर में 30-35 मिनट में अहाता नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ हमने कोशिश ये करें कि टू द पॉइंट और कंप्लीट कंसाइज हम आपको कंसेप्ट दें, ब्रीफ। तो उसके लिए जो हमने सोचा, तो आपको इसको ऐसे तकसीम करते हैं कि इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इन न्यूबॉर्न्स विच इज मोस्ट कॉमन एज वी डिस्कस्ड, एम आई क्लियर। एक एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, deficiency anemia, anemia of chronic diseases, thalassemia,
और माइनर। बच्चों में हम इसको क्लियरली 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी आयरन डिफिशिएंसी जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन न्यू बॉर्न्स, और दूसरा है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। कोई क्रॉनिक डिजीज़ होता है, लाइक हमने आपको डिस्कस किया एग्जांपल के तौर पर है फाल्सिफियरम मलेरिया, और दूसरा बहुत सारे हैं थैलेसीमिया, जिसमें मैं आपको देखें जीन्स होते हैं यहाँ क्रोमोसोम बनाते हैं, ये एक है मैटरनल, राइट, और ये एक है पैटर्नल, अपर शॉर्ट आर्म, लोअर लॉन्ग आर्म, दरमियान में डबल स्ट्रैंड डीएनए जो कि जीनोटाइप है ह्यूमस का, राइट, डबल स्ट्रैंड डीएनए। जीन है एक मैटरनल बाप से, माँ से, एक पैटर्नल बाप से। एक जीन म्यूटेटेड है तो ये क्या कहलाएगा? माइनर थैलेसीमिया। क्या कहलाएगा? माइनर थैलेसीमिया। अब अगर दोनों म्यूटेटेड हैं तो उसको कहते हैं मेजर थैलेसीमिया। एम आई क्लियर? जो न्यू बॉर्न बेबी को एनीमिया होता है तो उसकी साइन सिम्टम क्या होंगी? साइन सिम्टम में सबसे पहले हैविंग पेल स्किन। आप उसका जनरल बॉडी देखें, जो उसका स्किन होगा ना वो पेल होगा। अब बच्चा जो होगा वो बेदम, लेथार्जिक, जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी। जो बच्चा होता है ना, मतलब वो रोता भी ठीक तरीके से नहीं है, वो स्क्रीमिंग भी नहीं करता प्रॉपर, वो लाउडली स्क्रीमिंग नहीं कर सकता, जब रोएगा भी ना तो कराएगा, मॉर्निंग करेगा। ये एक वीक वाइटलिटी की सिम्टम है। एनीमिया क्या है? अ लैक ऑफ वाइटलिटी। वाइटल मतलब लाइफ, वाइटामिन्स यानी जिंदगी के अज्जा, राइट। जब उसकी वाइटलिटी वीक होगी तो रोना भी जो होता है ना, रोना, ये भी स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी मांगता है, अब उसको क्या, बच्चा स्लगिश होगा। क्या होगा? मतलब हैविंग लो एनर्जी, उसकी एनर्जी कम होगी, राइट। पुअर फीडिंग उसकी पुअर होगी, प्रॉपर दूध नहीं पिएगा, सकिंग भी नहीं कर सकता। सकिंग एनर्जी मांगता है, इंतहाई मुश्किल काम है, जो इंसान के इंस्टिंक्ट में मौजूद है, वरना तो ये मुश्किल काम है जो बिल्टन इंसान में मौजूद है, उसकी खंबीर में है। जिस तरह बत्तख को किसने तैरना सिखाया? हाँ, बिल्ली को दरख्त पे चढ़ना किसने सिखाया? अब ये शेर की इंस्टिंक्ट में नहीं है, अब ये बिल्ली की इंस्टिंक्ट में है, राइट। इस तरह सकिंग इंसान के इंस्टिंक्ट में मौजूद है, वरना तो ये मुश्किल काम है। तो आप ये देखें, एनर्जी मीन्स पावर टू वर्क। अब उसके अंदर एनर्जी होगी तो वो वर्क करेगा ना। अब उसका वर्क करना, फीडिंग करना, उसका सक करना दूध, ये तो अब उसकी वाइटलिटी वीक होगी तो उसका फीडिंग जो होगा वो पुअर होगा, राइट। अब एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी का कैरियर, एनर्जी फ्रॉम जीआईटी आता है ना, और फिर जब वहां बॉडी से एब्जॉर्ब होता है ना आपका न्यूट्रिशन, फैटी एसिड या ग्लूकोज या कुछ भी, आप डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके साथ लीवर में, तब वो क्या करता है, सिमुलेशन एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, और ब्लड में एब्जॉर्ब होता है तो फिर उसकी सिमुलेशन होकर ना सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट्स हैं। अब जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो बंदा काम करता है। अब वो उसका अंदर मैकेनिज्म क्या है, ब्रीफली देखते हैं ना। अंदर मैकेनिज्म ये है कि ब्लड के दो हिस्से फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, सेलुलर पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, और दूसरा है प्लाज्मा। अब उधर क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसीज हीमोग्लोबिन से बनता है। अब हीमोग्लोबिन के अंदर दो है, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन कैरियर प्रोटीन, कैरी करने वाला प्रोटीन, बनता कहाँ है? लीवर में। अब बच्चे का लीवर भी तो इमेच्योर होता है ना, राइट। अब हीम आयरन ये आपस में मिलके ना, तो अब ये आयरन इसके अंदर ये सी चीज है जो ऑक्सीजन लेके जाता है, ग्लोबिन उसको कैरी करता है आयरन,
राइट। अब इसकी कमी होगी तो प्रॉपर कैरी नहीं होगा, और हर सेल को, टू ईच एंड एवरी सेल को खुराक नहीं पहुंचेगा, तो अब उसके अंदर एनर्जी किस, जब सेल को खुराक नहीं पहुंचता वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, वो काम कैसे करेगा? ठीक। अब उसमें अंदर सारी सिम्टम आएंगी, वो लेथार्जिक होगा, पुअर फीडिंग होगी, हैविंग पेल स्किन एंड हैविंग अ फास्ट हार्ट रेट। पता है वाई? अब उसका हार्ट रेट फास्ट इसलिए होता है कि ब्लड होता नहीं है पूरा, अब सप्लाई कम होती है ब्लड की, अब हर ऑर्गन, हर सेल ब्लड मांगता है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के जरिए उसको सिग्नल पास होते हैं हार्ट को, दिमाग उसको ऑर्डर करता है, सिग्नल देता है, हार्ट को कहता है कि आप हर सेल्स को फला जगह पे प्रोवाइड करो खून। अब वो कोशिश शुरू करता है, लेकिन पीछे ब्लड नहीं होता, वो तो पंप है। अब वैसे ही बच्चे का ग्रोइंग एज होता है, उसका जो हार्ट रेट होता है वो नॉर्मल इंसान से तेज होता है, अब इधर और भी तेज हो जाता है। तो आप उसका हार्ट बीट चेक करते हैं ना, तो हार्ट बीट उसका रैपिड होगा। आप उसका जब हार्ट बीट रैपिड होगा, आप उसको ना हार्ट को भी काम करने के लिए साफ खून और ये सारी चीज़ें जो वेस्ट है जो काम करता है, तो वो वेस्ट तो निकलना चाहिए ना। आप वेस्ट में उसका किडनी भी तेज़ काम करेगा और उसका जो है लंग्स भी तेज़ काम करेगा, तो उसका रेस्पिरेशन जो होता है ना, सांस, वो भी तेज़ होता है, उसकी ब्रीदिंग भी ज़्यादा तेज़ होती है, वो भी रैपिड होती है। ठीक है जी। रेस्टिंग पोजीशन में उसकी तेज़ होती है। तो ये सिम्टम्स हैं, साइन और सिम्टम्स हैं एनीमिया के। बहुत सारी और भी हो सकती हैं, सांस फूलना, लेकिन ये है कि वही बात कि हमने लिमिट में रहना है, लिमिट में आगे जाके हमने। अब डायग्नोसिस की तरफ बढ़ते हैं कि डायग्नोसिस हमने कैसे करनी है। सबसे पहले ना डायग्नोसिस में आपने क्या करना है, सबसे पहले डायग्नोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंप्लीट ब्लड काउंट लिख के देना है, CBC। अब CBC में आपने कैसे क्या देखना है और आपने उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। CBC जो होता है, CBC स्टैंड्स फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट को ब्लड CPB कहते हैं, यानी कंप्लीट पिक्चर, राइट। आप कंप्लीट ब्लड काउंट में उसके दो पोर्शंस होते हैं, तीन चीजें उसमें, तीन पोर्शंस होते हैं, एक PLT, एक WBC, एक RBC। जो WBC होता है ना, तो उसने लिखा हुआ होता है TLC, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट के नाम से ये एब्रिविएशन होती है। ये पहले औकात में एक काउंटिंग चेंबर हुआ करता था, जिससे हम गिनते थे RBCs WBCs को। TLC काउंटिंग चेंबर हुआ करता था। आज तो एनालाइजर्स आ गए हैं बड़े बड़े, क्योंकि कंप्यूटर का दौर है, तो कलरोमीटर्स आ गए हैं, तो कलर से पहचानते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो हम उसको देते हैं, वो सक करता है ट्यूब में, हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसको देते हैं, वो हमें स्क्रीन पे दे देता है। लेकिन जिस वक्त में मैं करता था, उस वक्त हम चेंबर पे काउंट करते थे। TLC काउंटिंग चेंबर आज भी मौजूद है, लेकिन आज उसका इस्तेमाल नहीं है। एज भी हम साली पे करते थे, मैं खुद उसमें कलर चेक करते थे ना, उसमें एक केमिकल डालते हैं, एक प्रोसेस है, हम ऐसे उसको हिलाते थे। आज वो करता है हेमाटोलॉजी एनालाइजर, जो बड़े अच्छे ब्रांड्स उसमें आ गए हैं, तो उसके हवाले से बात करते हैं। तो CBC का आप देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ होता है TLC, फिर उन्होंने नीचे लिखा हुआ होता है DLC, डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स काउंट। तो न्यूट्रोफिल लगे होते हैं, विच इज आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फ। तो कुछ लेब्स आपकी जो होते हैं वो पॉलीमॉर्फ भी लिख देते हैं। अब यहाँ नीचे उसके लिखा हुआ होता है लिम्फोसाइट्स, जो सेकेंडली जो उसका नंबर ज़्यादा होता है ब्लड के अंदर सेल्स का, वो लिम्फोसाइट्स हैं। अब उसके बाद इसिनोफिल, मोनोसाइट्स और बेसोफिल लिखे होते हैं। अब जब हम एवल्यूएशन कर रहे होते हैं, हम वर्कअप करते हैं एनीमिया के लिए, तो हम WBCs की तरफ हमारा जो वो होता है कम तवज्जो देते हैं, RBCs की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये नहीं कि उसकी तरफ आप तवज्जो देनी नहीं है, क्योंकि आपने डिजीज, क्योंकि ये आपको गाइड भी करता है ना और डिजीज़ की तरफ कि कई और बीमारी तो नहीं है। मैं तो ये सार भी लिख के दे देता हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि कोई मुझे गाइड कर देना कि इसके अंदर कोई क्रॉनिक बीमारी तो नहीं है। गो कि ये सार स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन यह है कि वो हमें कम से कम गाइड कर देता है, तो इससे मैं गाइडेंस ले लेता हूँ। लेकिन गाइडलाइंस जहाँ से लेता हूँ वहाँ PLT चेक करता हूँ, तो नीचे मैं बिलखुसूस ना हीमोग्लोबिन दे के ना RBCs का रेशो दे के ना नीचे उसके एब्सोल्यूट वैल्यू पे आता हूँ।
KMCC मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एक सेल के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। MCV मीन सेल वॉल्यूम, उसका साइज क्या है। हाइपोक्रोम क्या श्रिंक तो नहीं हो गया, कोई फूल तो नहीं गया है, मेगाब्लास्टिक तो नहीं हो गया, कोई मैक्रो तो नहीं हो गया। हाइपोक्रोमिक, क्रोम कहते हैं कलर को, हाइपोक्रोमिक कलर तो नहीं फीका पड़ गया, उसका कलर फीका पड़ेगा तो ये इंडिकेशन है। नॉर्मोसाइटिक कलर ठीक है, हाँ। मैक्रोसाइटिक, अब ये मैं देखता हूँ कि डिस्ट्रक्शन क्या, जब वो मैं देखता हूँ उधर अगर मुझे शक पड़ता है, मैं ट्रीटमेंट प्लान करता हूँ 15 डेज का, जो ट्रीटमेंट मैं आपको समझाता हूँ। दोबारा जब उसकी फॉलोअप करता हूँ, अगर कुछ नहीं तो फिर मैं आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, फिर मैं CBC पे नहीं इक्तफा करता। अब आपने उसके बाद क्या टेस्ट करने हैं, एडवांस टेस्ट क्या करने हैं। स्पेशल स्मीयर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेके देना है, जो लैब टेक्नीशियन नहीं कर सकता, जो हेमाटोलॉजिस्ट ही करेगा। लिख दिया है। सीरम फेरेटिन करते हैं, सीरम फेरेटिन। आयरन डिफिशिएंसी जो होती है ना, सीरम फेरेटिन से बेस्ट कंफर्म होती है, जबरदस्त, सीरम फेरेटिन से। एम आई क्लियर? आप ये रिफ्लेक्ट करता है ना जो सीरम फेरेटिन है, द अमाउंट ऑफ स्टोर्ड आयरन, जो अमाउंट स्टोर्ड आयरन का जो अमाउंट होता है, ये उसको कंफर्म करता है सीरम फेरेटिन। है वो है 32-300। जब होगा लेस देन 30, कैसे इंटरप्रेट करना, जब लेस देन 30 फेरेटिन होगा तो ये इंडिकेट करता है क्या, एब्सेंट आयरन स्टोर्स। वहां आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट में करते हैं डिस्कस। डायग्नोसिस समझ लो पहले। एक टेस्ट होता है TIBC। TIBC स्टैंड्स फॉर व्हाट? कौन मुतासिर करने वाला है हमें? TIBC क्या होता है? स्टैंड्स फॉर व्हाट? T for total, I for iron, B for binding, C for capacity. टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, लेकिन वैसे नॉर्मली इसको कहते हैं सीरम आयरन, सीरम आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। एम आई क्लियर? सीरम आयरन जो होता है falls in the total iron binding capacity TIBC rises in compared to normal बोन मेरो का, बोन मेरो का। एक टेस्ट हम करते हैं स्टूल का, बोन मेरो का इसलिए करते हैं ना, आपका डिप्लोमा लेवल है इसलिए मैं आगे नहीं जा, एक पॉइंट आगे और समझा दूं। तो जो हमने आपको काजेज बताई ना कि कुछ बच्चों के अंदर वजह जो होती है, जो 4 बड़ी वजूहत हमने बताई, ब्लड लॉस का और RBCs की ना बनने का, कि RBCs बन रही कि नहीं, तो हम स्टोर जो फैक्ट्री है ना मेन, जिसके स्टेम सेल्स जिसमें मौजूद होते हैं, तो उधर हम फैक्ट्री चेक करते हैं कि उधर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। बस इधर आप अपनी लेवल पे इतना याद कर लो, डिप्लोमा लेवल पे, बस ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपका लेक्चर भी लेंथी हो जाता है, राइट। आप यूरिन आ रही, हम इसलिए करते हैं ना कि हम देखते हैं कि कोई RBC वगैरह तो नहीं आ रहा, लॉस तो नहीं हो रहा खून, मैच्योर तो नहीं है। अब मैच्योर के पीछे क्या कहानी है फिर वो हम देखते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ आप इतना समझ लें कि हम ये देखते हैं उस तरह। एक हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं ऑफ स्टूल फॉर असेस्ट, मैं तो आरी भी लिख देता हूँ ऑकल ब्लड के, उसके अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा, और मैं एक उसके अंदर हुक वर्म चेक करता हूँ, लेकिन ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको न्यूनियर्स का नहीं बता रहा हूँ, ये बात है मेरा, कहीं मैं बड़े बच्चों को बता रहा हूँ। न्यूनियर्स का अभी मैं थोड़ा आपको थोड़ा सा आगे और आगे लेके जा रहा हूँ,
ताकि आप और बच्चों को भी डील कर दो। अभी आप कहेंगे सर आप तो न्यूनेट जीएस, हम न्यूनेट में, लेकिन थोड़ा सा हमने आगे आपको समझाया बच्चों के बारे। बच्चों न्यूनेट्स में कीड़े नहीं होते पेट में, बच्चों में पेट में कीड़े नहीं होते, वो फीड पे होते हैं। ये बात ज़हन में रखनी है, ये कंफ्यूज नहीं करना उसके साथ। अब जब मैं आपको अभी आगे इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि आपका ये आज का लेक्चर न्यूनेट के साथ साथ चिल्ड्रंस का भी वो कर दे, 10 ईयर तक मैं लेके जाऊँ। मैं तो कहता हूँ कि मैं एडल्ट में भी लेके जाऊँ इस लेक्चर को, ताकि आपको इस लेक्चर से ऑल एज ग्रुप जो है ना वो सारे कवर हों, बिलखुसूस आपका न्यूनेट क्लियर हो और आपके चिल्ड्रन, आपके एडल्ट मेल और फीमेल ये भी हो, और आप थैलेसीमिया के इलाज करने के भी थोड़ा काबिल हो जाएं, और पर्निशियस एनीमिया का कि भी थोड़ा इलाज करने के काबिल हो जाएं। तो यहाँ ये पॉइंट आपने ज़हन में रखनी है कि ये मैं न्यूनेट्स में अगेन न्यूनेट्स में बच्चों में पेट में कीड़े नहीं पड़ते। अब जब मैं कीड़ों की हुकूमत की बात की ना, तो मैं चिल्ड्रंस की बात कर रहा हूँ, एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अभी इसी वक्त पहले प्लान में नहीं था, ज़हन में ये बात आ रही है कि ये इलाज तो उनके में कम फ़र्क है, बच्चों का होता है, इनमें ज़्यादा नहीं फ़र्क होता, राइट। तो सो इकट्ठे करते हैं, राइट। तो ये आपका इन्वेस्टिगेशन हो जाता है कंप्लीट। जब आपको कोई वजह, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब आपको एनीमिया का कोई वजह समझ ना आए, कोई वजह समझ ना आए, अपेरेंट कोई काज समझ ना आए, आप मैंगनीम CM में 3 पुड़ियाँ दे के ना 200 पे आ जाए। एनीमिया का तो आपने मैंगनीम CM में 3 खुराकें देके TDS फर्स्ट डे, और उसके बाद आपने 200 TDS देना है। नमूनिया है मरीज, बहुत ही मतलब डीट किस्म का मलेरिया है, ठीक ही नहीं हो रहा, बार बार आप फेलिवर में जाते हैं, जिसको कहते हैं स्टब बॉर्न नमूनिया एनीमिया। अब जितनी भी फैमिली है तकरीबन काम करती है एनीमिया में, लेकिन जब ये तो टॉप पे जाएगा ना स्टब बर्न में वहाँ आपने फेरम एसीटेट ना CM में या 1M में देना है। जितने भी हमारे पास फेरम कंपाउंड है ना, तो उनमें फेरम एसीटेट टॉप पे जाता है, CM या 1M में 1 डोज हर 10 दिन बाद रिपीट करें। अगर कोई इंटरमीडिएट फीवर मलेरिया वगैरह होता है बच्चे को, ठीक, या आयरन डिफिशिएंसी है, या उसका दिमाग ना सेरेब्रल एनीमिया उसको हो गया है, दिमाग तक पूरा खून नहीं पहुंचता, अब उसका स्किन है वो पेल है, आप उसको प्रेस करते हैं वहां पिट पड़ता है, पिटिंग है, फेरमिट। आयरन डिफिशिएंसी भी है उसको, आपको कंफर्म है कि आयरन डिफिशिएंसी है, क्लोरोसिस है उसको, आयरन डिफिशिएंसी है, ना यहाँ मैं 30 में देता हूँ, कंफर्म हो मुझे। बच्चा रेस्टलेस है, आयरन डिफिशिएंसी कंफर्म है, TIBAC सॉरी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। आप देखते हैं कि यहाँ आयरन की कमी है, कंफर्म है ना, बेचैनी है साथ, इधर आप इसके बाद आपने इंडिविजुअलिटी कायम करनी है, कंफर्म है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है बच्चे में, ट्रिमर्स जानते हैं, बच्चा जो है ना लर्जा उस पे होता है, हाँ, फेंटिंग स्पेस आते हैं बच्चे पे, बच्चा फेंट हो जाता है, हल्का से बेहोश होता है, फेंटिंग स्पेस आते हैं,
बिल्कुल जो होता है ना सीवियर फिजिकल एग्जॉस्शन होती है, लेथार्जिक होता है। आपने आर्सेनिक में 30 में उसको देना है। बच्चे का देखते हैं सर बड़ा है, राइट, आप देखते तालू बैठा हुआ है, फाउंटेन जो है वो दूर पड़े हैं बहुत ज्यादा, जो नहीं होने चाहिए ना। सेकेंडरी सेंटर तो पैदाइश के बाद बन जाता है, लेकिन इतनी दूर भी नहीं होना चाहिए ना। अब फाउंट ये तालू खुला हुआ है सारा, रंग मठियाला है, बच्चे का पेट बड़ा है, आप टांगे ठंडी है, सर गर्म है, टांगे पतली है, वहां आपने कलकीर का आप देना है। ये ग्रीन सिकनेस ना कैल्शियम वगैरह सब को ठीक, पूरे सिस्टम को ठीक कर देगा, उसकी पूरी सिस्टम को ठीक कर देगा। ब्लड लॉस हो गया ना, जब हम काजेस 4 पढ़ी थी ना, ब्लड लॉस भी होता है, और उसकी वजह से आ गया ना TIBC, सॉरी यार TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये कम है, फेरेटिन लेवल्स भी कम है उसके। आप देखते हैं कि वहाँ आपका RBCs का, आप देखते हैं उसका ये मॉर्फोलॉजी RBCs का, तो वहाँ उसका साइज़ कम है, या माइक्रोसाइटिक है, या उसका मतलब वो कलर ख़राब है, उसका रंग ख़राब है, या वो हाइपोक्रोमिक है, हाइपो, उसका जो कलर फीका पड़ गया है, बड़े हो गए, मोटे मोटे फूल रहे हैं। देखिए जब बड़ा कमज़ोर होता है फूलता भी है ना, वो फूल गए, बीमार हो गए ना RBC, मतलब ये आपके अंदर सम पैथोलॉजी ना RBCs। अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आप उधर चैन ऑफ दें। आप इसका ना चैन ऑफ वाला बच्चे का देखा, इसका नहीं सिर्फ RBC फूला हो, इसका जिस्म भी फूला हुआ होगा, इसको भूख भी नहीं होगी, इसको गैस भी होगा, डिस्टेंशन भी होगा, और जिसका जो सोच होगा स्पेशली ना लोअर एक्सट्रीमिटीज में, सोल में होगा, फीट में होगा, आइज के अराउंड होगा, ब्लॉटिंग होगी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह एपिस का होता है। लेकिन इधर नहीं एपिस काम करता, इधर वजह पीछे ना ब्लड लॉस है, और ब्लड लॉस की वजह से आयरन डिफिशियंसी है, क्लोरोसिस यानी ग्रीन सिकनेस हो गया है। तो इस वजह से हम काजेशन की बात करते हैं, एम आई क्लियर? इस वजह से हम काजेशन की बात करते हैं कि भाई काज, वरना एपिस तो यहाँ ये सारी एपिस की नामात आ रही हैं। अब ये एपिस एपोसाइनम आर्सेनिकम काम ही नहीं करता, आपका तुक्का लग भी जाता है, आर्सेनिक ग्रीन सिकनेस में भी काम करता है, लेकिन अब ब्लड लॉस आ गया ना, तो वहां तुक्का नहीं लगेगा। तुक्का तो किसी का भी लग सकता है। फेरामिड जो है ये जबरदस्त बेहतरीन ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि ये है आयरन, सिमिलिया सिमिलिबस के ओरेंटर। जब आपकी तमाम दवाइयां फेल होती है ना, चाइना वगैरह, आप फेरामिड दें उसको फेरामिड दें। आप समझ लें कि उधर ना अंदर सिस्टम खराब है, आप उसका मेटाबॉलिज्म ठीक कर दें, ताकि वो आयरन ले, सिस्टम आयरन लेता नहीं है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। अब जो आयरन कंपाउंड्स हमारे पास है ना, फेरम कंपाउंड्स, वो भी जबरदस्त काम करते हैं ना, इसका पूरा फैमिली काम करता है एनीमिया में। जो इसके कंपाउंड्स हमारे पास मेडिका में हमारे हैं, वो बहुत जबरदस्त बेहतरीन पूरा फैमिली तरह काम करता है, पूरा फैमिली। क्लोरोसिस में मतलब फेरम सल्फ, फेरम कार, फेरम फास्फोरस आयरन, राइट। बच्चा उल्टी करता है ना फ्रीक्वेंटली, एनीमिक है, उल्टी करता है, फेरम आपका फेल होता है, बच्चा उल्टी भी करता है, फेरम फेल होता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, देन व्हाट शुड बी डन? फास्फोरस 30 भी दें रोजाना एक खुराक। आपकी वेल सेलेक्टेड रेमेडी काम नहीं करती, सल्फर 30 में रोजाना एक खुराक। उसकी मां ना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारा वेनुफर लगाए, बहुत सारे आयरन प्रिपरेशन हैं उनके, ठीक है, फेरेटिन उनका सिरप, फेरिक्योर उनका सिरप है, सिंगोबैन, फीफोलवेट, न्यूरोबैन-10 के, ये सारे बहुत सारा। उसका एज भी कम था, एज भी पूरा करने के लिए बहुत सारे ना गायनेकोलॉजिस्ट ने, ऑब्स्टेट्रिशियन ने उसको वेनुफर किया, और बहुत सारा उनका थेरेपी किया, आयरन थेरेपी किया, तो वो थ्रू प्लेसेंटा बच्चे को मिला। देन व्हाट शुड बी डन? देन यू शुड एंटीडोट आयरन फर्स्ट थ्रू पल्सटीला। तो नेक्स्ट 200 में एक खुराक देके ना पल्सटीला 30 पे आ जाए, तो ये ठीक करेगा। अब बच्चे का सांस खराब होता है ना, सांस रिस्पिरेशन डिफिकल्ट है, सांस खराब होता है, सांस में तकलीफ है, रुकावट है, ठीक, तो आपने उधर क्या करना है? डिफिकल्ट है,
फ्लोरोसिस ठीक नहीं हो रहा उसका, बहुत ही लॉन्ग पीरियड ले लिया उसने ना, था आप उधर ना, आपने उधर नेट रिमूवर देना है। और अगर बच्चे का कंपेक्शन जो है ना वो है थोड़ा सा, उसका कलर जो है ना वो सांवला है, तो ये तो बेस्ट सूटेबल रेमेडी है नेट रिमूवर। बड़ी उम्र की औरतों में अगर उसकी टांगे दर्द करती हैं और एनीमिया है, तो मैं कल की रफास का इस्तेमाल करता हूँ। और अगर टांगे दर्द नहीं करती मैं नेट रिमूवर देता हूँ, अगर सांवली तो मैं नेट रिमूवर देता हूँ। राइट। ब्लड लॉस पे ये सारा हमने कवर करना है, सारा हमने कवर करना है। अब बच्चे को पैरालिटिक कंडीशन आ गई है, बच्चे ना उसके हाथ पैर नहीं काम करे, मजदूरी की तरफ जा रहा है और उसको एनीमिया है, बच्चा मजदूरी की तरफ जा रहा है, पैरालिटिक कंडीशन आ गया, उसके हाथ पैर काम नहीं करते। राइट। तो ये क्या इंडिकेट करता है? देखें यहां, देखें यहां फर्स्ट ईयर भी बैठा हुआ है जिसको मैं एनाटॉमी पढ़ा चुका हूं, अपने हाथ से नर्वस सिस्टम भी मैं पढ़ा चुका हूं। आप एक बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसको एनीमिया हो गया है, उसके हाथ पैर काम छोड़ गए हैं, बिल्कुल फालिज का पिक्चर है। ये क्या सजेस्ट करता है? एनीवन who is going to inspire us? ब्रेन तक खून नहीं पहुंचता। अब टेक्निकली इसको क्या कहते हैं? सेरेब्रल एनीमिया। सेरेब्रल एनीमिया। अब यहां आपने जिंकम मेट देना है उसको। देखिए छोटी छोटी बातें डिफर करती हैं, छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर आप इधर सेरेब्रल नहीं जानते, आपको एनीमिया का नहीं पता, कॉजेशन का नहीं पता, आप डिजीज को नहीं जानते, आपको नर्वस सिस्टम का नहीं पता, आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बेसिक मेडिकल साइंसेस से ना वाकिफ, आपको प्री मेडिकल साइंसेस का नहीं पता, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं टिप्स पे, तो टिप्स पे भी तो क्लिनिक चलते हैं, लेकिन ये होगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एलोपैथिक में एक टेक्नीशियन जो है वो प्रैक्टिस करता है। उसको नहीं पता होता कि इस दवाई का एब्जॉर्प्शन क्या है, इस दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस दवाई का मेटाबॉलिज्म क्या है। मतलब वो फ्लेजिल, उसको इतना पता होता है कि सरफना जो होते हैं ये दस्तों में फ्लेजिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि फ्लेजिल का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, मैक्सिमम डोज क्या है, मिनिमम डोज क्या है, प्रेग्नेंट औरत में ये सेफ है कि सेफ नहीं है, प्लेसेंटा पीरियड क्रॉस करता है कि नहीं करता, ये कौन से बैक्टीरिया को मारता है, ये एंटीबायोटिक है कि एंटी एमीबाइड है, इसका मैक्सिमम डोज क्या है, इसका मिनिमम डोज क्या है, न्यूनेट्स में कितना डोज देना है, बड़ों में कितना डोज देना है, किसको देना है किसको नहीं देना, कितने वक्त के लिए देना है, किस बीमारी में जब गम्स का इन्फेक्शन होगा तो मैंने कितने दिनों के लिए कितना डोज देना है, लिकूरिया में मैंने कितनी फ्लेजिल को कितना डोज देना है, कितने दिनों के लिए देना है, और दस्तों में और डायसेंट्री में कितने, ये नहीं पता होता। बस वो उसको ये इतना पता होता है कि भाई एक फ्लेजिल इन्फ्यूजन चढ़ा दो और इधर ना रेंगुलेट डी और उसमें से पेट्राइजोन के टीके डाल दो, क्योंकि अपना डॉक्टर साहब डालते हैं, सार रेशो से बच्चे के सालुकाटिव डाल दो या ज़ाइनोसेफ में सालुकाटिव मिक्स करके लगा दो, मरीज को ना दिखाओ, क्योंकि उसको तो ऐसे कोई फीस देता नहीं है। सारी उम्र ये बातें आपको ज़ेब नहीं करती, तो उसका मिसाल भी ऐसे है, तो उसका भी तो प्रैक्टिस चलता है, तो आपका भी प्रैक्टिस चलेगा, लेवल आपका एक जैसा नहीं हो सकता, और आप इससे मज़ा नहीं ले सकते। होम्योपैथी से, होम्योपैथी बहुत मज़े का, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े का साइंस है, यकीन करें, बिल्कुल नशा चढ़ाता है नशा। जब कोई ये नशा करता है वो कोई और नशा करता ही नहीं। आप इससे मज़ा भी लें, इसलिए अपने कब्र भी खूबसूरत बनाए, इसलिए अपनी ज़िंदगी भी खूबसूरत बनाए। 3 मन आपको मिलता है, आप 3 हिस्से कमा सकते हैं एक टाइम में, 3 हिस्से कमा सकते हैं। खालिक भी राज़ी, मखलूक भी राज़ी और आप भी खुश, खालिक भी खुश, मखलूक भी खुश और आप भी खुश। तो 3 फ़ायदे लेना। सिर्फ आप खुश होते हैं वो भी वक्ती, खालिक भी नाराज़, मखलूक भी नाराज़, आप वक्ती खौफ, उसके बाद आपका सुकून अल्लाह छीन लेता है। कंजेशन के सिम्पटम में थ्रोबिंग है, ठीक है। आप बच्चे को आप थ्रोबिंग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, मैं समझाता हूं। उसका जो हेड होगा ना इंतहाई सेंसिटिव होगा, स्कार्फ सेंसिटिव होगा, बच्चे को ना दौरे पड़ेंगे, बच्चों का फ्लश चेहरा होगा, पेल होगा, और वहां से हीट गर्म होगा, बहुत ज्यादा पेल होगा। अब अगर है तो फिर तो मेलाडोना की बात आती है ना,
ये उसका रिवर्स है, इसका रंग पेल होगा लेकिन सर गर्म हो। गर्म मतलब, गर्मी का मतलब कंजेशन है। आप हाथ रखते हैं तो ऐसी थ्रोपिंग होगी, आप हाथ से और आंख से उसको चेक कर सकते हैं। एम आई क्लियर? आंख से पेल होगा, हाथ से गर्म होगा चेहरा, तो फिर आपने फिर फास्ट देना है उसको। अब बच्चे को एनीमिया है लेकिन रात को उसको ना जो होता है प्रोफ्यूज परस्पायरेशन होती है, पसीना उस पर बहुत ज्यादा आता है रात को, लेकिन एनीमिया साथ है, तो फिर आपका चिन्ह अर्स होगा। बच्चे को परनीशियस एनीमिया है, एनीमिया के टाइप से हमारा लेक्चर मौजूद है। परनीशियस एनीमिया है, वहां आपको डायग्नोज आ गया कि परनीशियस एनीमिया है। अक्सर होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास डायग्नोज मरीज आते हैं। परनीशियस एनीमिया में आपने एसिड पिक्रिकम इस्तेमाल करना है। अब एनीमिया है लेकिन साथ जो ये स्केलेटन जो मसल्स हैं, ये इसकी इमिसिएशन हो रही है, ये फ्लैश जो है ना, फ्लैश ये लॉस कर रहा है। का एनीमिया है लेकिन साथ जो है ना उसका जो मसल्स है ना स्केलेटन, ये मसल, अब ये मसल जो है ना ये इसकी वेस्टिंग हो रही है, गल रहा है, बिल्कुल ढांचा रह गया, स्केलेटन रह गया। भूख भी नहीं है बच्चे को, एपेटाइट भी लॉस कर गया, फ्लैश भी लॉस कर गया, दो चीजें लॉस हो गई ना। हाँ, उसका यूरिन जो है बहुत ज्यादा करता है और ज्यादा होता है और पेल होता है यूरिन, तो आपने वहां क्या करना है, आपने उधर एसिटिक एसिड देना है। आप क्लिनिकली क्या करेंगे, आप टेस्ट लिख के देते हैं, टेस्ट लिख के ना आपने दवाई क्या देनी है, आपने उसका टेस्ट लिखा आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन कम है, उसको लेसिथिन दें 200 में, बेसिलिन दे के लेसिथिन दें। बेसिलिन नक्स बेसी दे के ना 1 एम में नक्स एक खुराक, बेसी 200 में एक खुराक, लेसिथिन 1 एम इंटू 3 दे के 200 TDS उसको दें, ये बढ़ाएगा। आप उसका TFT करवाएं। थायराइड में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से नमूनिया हो गया है, एनीमिया हो गया है, तो आपने उधर क्या करना है, आपने उधर थायरोडिनम देना है। थायरोडिनम 1 एम इंटू 3 दे के दूसरे दिन आयोडीनम 1 इंटू 3 दें, ठीक है जी। फिर थायरोडिनम 30 पे आ जाए, या आप ऐसे करें कि आप उसको उसके बाद मार्साल 30 और बेरोडोना 30 दें उसको। एम आई क्लियर? वाइंड अप करते हैं लेक्चर को, ठीक। हाँ, इंशाल्लाह न्यू ईयर्स के कोई और प्रॉब्लम देखें ना नेक्स्ट लेक्चर पे, इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा।